विधानसभा पर जाएंगे। ये नेचर नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, पब्लिक को मार के ही रखेंगे, क्या करें। मुझे हमेशा याद आता है कि जब भी डीजल पेट्रोल की बात होती है तो मुझे एक बीजेपी नेता की याद आ जाती है। ये चेहरा बदल ले, कुछ भी कर ले, अब सरकार इनकी नहीं आ रही प्रदेश में, युवा बहुत परेशान है। चेहरा आज है, कुछ परिवर्तन तो होना कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ऑलरेडी इसके साथ नहीं। मैं तो हिंदू का ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा उत्पीड़न। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और साहिबाबाद विधानसभा के अंदर 80% ब्राह्मण पंडित। अब जब चुनाव आ रहा है, अब घोषणाएं हो रही हैं, अब क्या फायदा घोषणा होने। बहुत सारे लोग हैं, चर्चाएं होती रहेंगी। अब आप बता दीजिए, तिलक विलक लगा के बिल्कुल तैयार है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये भी हो सकती है कि शर्मा अब क्या होने वाला है भैया, टक्कर कौन लेने वाला है। छवि जो है दबंग नेता के तौर पर देखी जाती है, इसलिए जनता बहुत नाराज है। सबसे बड़े राज्य में क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। यूपी चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। 75 जिले और 403 विधानसभा पर अब हम ये जानेंगे कि जमीनी स्तर पर सत्ता पक्ष ने कितना काम किया। अब नए नए नेता लोग, सभी लोग दावे भी कर रहे हैं, और जो पुरानी सरकारें रही हैं, अपनी एक अच्छी खासी पैठ बनाई है, उनके नेता, उनके विचारधारा फॉलो करने वाले लोग क्या कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। पीछे आप नजारा भी देख रहे होंगे, कुर्ता पहन के बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से अब चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं हमारे सभी यूपी के वासी। अब यूपी में क्या होगा, हर राज्य ये सोच रहा है, हर राज्य की जनता ये सोच रही है, देश की जनता ये सोच रही है कि सबसे बड़े राज्य में क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। पर अब आपको इस यूपी की, इस राज्य की एक एक खबर मिलती रहेगी, एक एक अपडेट मिलती रहेगी। तो सीधे इन लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले युवा वर्ग से शुरुआत करेंगे। आप आ जाइए, थोड़े लोग आगे आ जाइए सभी। 2022 का क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? बीजेपी एक बार फिर से आने वाली है या कौन आने वाला है? जी, 2022 में जैसा कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। और एक चीज, बड़ी चीज कही थी, आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में ये कहा कि संकल्प पत्र उठा करके देखे बीजेपी कि संकल्प पत्र में जो दावे किए कितना काम किया। आपको क्या लगता है कि क्या क्या दावे किए गए, उन पर काम नहीं किया गया? जी, इसमें बहुत सारे दावे हैं जिसमें काम नहीं किया गया। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो पढ़ते इसलिए कि हमें नौकरी मिले, और आज भी कितनी नौकरी मिल गई? 2 करोड़। जी, नौकरी नहीं मिली है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ही आएगी। क्योंकि अच्छा, मैं ये पूछूंगी, बेरोजगारी को लेकर के या रोजगार को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई कि हमारे युवा जो है भटक रहे, दर दर भटक रहे। उस बीच आपने थाली भी पीटी है, तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखा जाएगा बटन दबाते वक्त? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि युवा वर्ग के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, और देश के अभी हालात ऐसे हैं कि युवा वर्ग बहुत परेशान है। आपके हिसाब से सबसे पहले बेरोजगारी पर काम करना चाहिए था, युवाओं के मुद्दों पर काम जी करना बिल्कुल चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली कड़ी तो युवा ही हो जाता है, सबसे पहली कड़ी कि क्या कुछ ये सोच रहा है। अब और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। 2022 का कैसा नजारा है? बीजेपी की लहर एक बार फिर से देख रहे हैं या एक नया ही आप परिवर्तन देख? मैडम 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है दूसरे फीते काट रहे हैं काम पे, और कोई काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, लोगों को फीस नहीं जा रही है। सब एक जो है दिखावाबाजी है, दूसरे काम पे फीते काट रहे हैं। इसलिए क्या क्या दिखावा किया गया बीजेपी की तरफ से जो आप कह रहे हैं? सब दिखावा है मैडम, सारे काम पहले को रखे हैं। पब्लिक परेशान है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस वजह से चांस उन्हीं को मिलेगा। कोरोना का टोपा भी पहनाया है, ये कहा गया कि भैया कोरोना जैसी आपदा है, कोई भी पार्टी होती झेल नहीं पाती। ये तो हमारा, ये आप आपदा सबसे बड़ी देख लीजिए। आप कह देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, आपदा क्या है, जैसा कि आपने देखा पिछले जो कोरोना काल गया है, उसके बाद सरकार ने कोई सीख नहीं ली, आगे कोई तैयारी नहीं की। जो आज हम लोग, मैंने खुद अपने दोस्तों को जी नहीं ली गई, जिसके कारण दूसरी लहर में भुगतना पड़ा। जी बहुत भुगतना पड़ा। बल्कि मैंने खुद अपने दोस्तों को 25-25 हज़ार का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक से दिलवाया, उसके बाद भी जान नहीं बची। तो इसलिए जनता बहुत नाराज़ है, क्योंकि हम इतनी वो करने के बाद भी अपनी जान नहीं बचा पाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, जो सरकार नहीं कर पाई। बिल्कुल फेल है सरकार इस मामले में। इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। पर हम ये बता दें, साहिबाबाद विधानसभा ये लगती है जहाँ पर इस समय हम हैं,
और शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे कौन से शर्मा जी, सुनील शर्मा। और उनके सामने एक और बड़ी चुनौती है अमरपाल शर्मा, जो क्षेत्रीय तौर पर अगर बात करें तो एक कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी छवि जो है एक दबंग नेता के तौर पर देखी जाती है, पूर्व विधायक, दबंग विधायक के तौर पर देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये भी हो सकती है कि शर्मा अब क्या होने वाला है भैया, टक्कर कौन लेने वाला है, या वही होगा जो जिला पंचायत में हुआ है। समाजवादी पार्टी जैसे जैसे पूरा दावा कर रही है कि इस बार तो कमान संभालने के लिए अखिलेश यादव को ही मिलेगी, तो ये कितना सच होने वाला है आपके हिसाब से? बिल्कुल सच है। देखिए, मैं तो प्रदेश में नहीं जाना चाहता, मैं साहिबाबाद विधानसभा में हम लोग रहते हैं। यहाँ की मूल जो समस्या है हमारी पानी की, बिजली की और जो महंगाई, फिर ये ब्राह्मण का दाव पेच है, इसको किस तरीके से आप नहीं। आपसे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, अभी टिकट की दूर दूर तक बात नहीं, पर क्या लगता है कि हर बार वो टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, इस बार भी कोई नई ही रणनीति नहीं, बिल्कुल टिकट लेने में कामयाब होंगे। पर टिकट एक दूसरी बात है, अमरपाल शर्मा का यहाँ अपना व्यक्तिगत मामला है। इस क्षेत्र में जो उन्होंने पिछले 5 साल काम किया है, उस काम को आज तक जनता नहीं भूली है, क्योंकि अब 4.5 साल होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को। जो यहाँ के विधायक है सुनील शर्मा जी, हम लोगों ने तो देखा नहीं 4.5 साल में। अभी कोरोना काल पिछला गया है और ये दूसरी लहर भी आई है। अब तक न तो हमारे मोहल्ले में आए हैं, ना उनका कोई कार्यकर्ता आया अब तक पूछने के लिए। सुनील शर्मा का आपको काम बिल्कुल भी नहीं। आप बता दीजिए भैया, कुछ बोलिए। देखिए, ऐसा है, अमरपाल शर्मा एक व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ हर जन से मिलते हैं, जुलते हैं, आते हैं, जाते हैं सब लोगों के यहाँ। दूसरे विधायक जीतते हैं और अपने घर पे जाकर बैठ जाते हैं। उस चीज़ का फायदा बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी को के बीच में सक्रिय रहते हैं। हाँ, उस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किए। उधर से अमरपाल शर्मा बहुत ज़्यादा सक्रिय आदमी हैं, उधर उनके निष्क्रिय का भी फायदा मिलेगा, अमरपाल शर्मा की सक्रियता का भी फायदा मिलेगा। अभी कोरोना काल में देखिए, अमरपाल शर्मा ने अपनी जान की परवाह ना किए करके भी गुरुद्वारे में सब जगह ऑक्सीजन बांटी, लोगों को घर घर जाकर सिलेंडर पहुंचाए, और जीतने वाले लोग जो है अपने अपने घरों में दुबक गए, बहाना बना दिया हमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ने वाला है। और भी बहुत सारे लोग हैं, चर्चाएं होती रहेंगी। अब आप बता दीजिए, तिलक विलक लगा के बिल्कुल तैयार है, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। हम ये कि मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और साहिबाबाद विधानसभा के अंदर 80% ब्राह्मण पंडित अमरपाल शर्मा के लिए वोट करेगा, क्योंकि पंडित अमरपाल शर्मा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे मिलते जुलते रहते हैं और विधानसभा के अंदर काम भी करते हैं। चाहे तो सुनील शर्मा के बारे में भी कुछ ऐसे ही था कि भैया जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में बहुत सक्रिय हैं, उनका क्या कहना है? 5 साल के अंदर सुनील शर्मा जी कितनी बार विधानसभा में आए, ये मुझे पूछ के बता देना आप। अच्छा, उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताइए जरा कि कितनी बार जनता के बीच में आए? बिल्कुल, ये साहिबाबाद विधानसभा लगती है। सुनील शर्मा से पूछा जा रहा है कि भैया ये भी बता दीजिए, आप अपनी विधानसभा में कितना घूमे हैं, कितना सजग रहे हैं, कितने सक्रिय रहे, ये बड़ा सवाल है। अब इस बीच में ये भी पूछूंगी कि कहीं ना कहीं अभी अमरपाल शर्मा की आपने बात की है, तो मैं उन्हीं का जिक्र करूंगी। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी के भी बहुत सारे लोग आए, बीजेपी के लोग भी समाजवादी पार्टी में आए हैं, और अब एक ब्राह्मण समाज का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, जैसे अमरपाल शर्मा आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? हिंदू युवा वाहिनी हो या बीजेपी के लोग हो, खुद अपनी पार्टी से त्रस्त हैं। हाँ। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे काम धंधों का मुद्दा हो, सब चीज़ में बीजेपी सरकार फेल है। तो इसलिए वो हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी को छोड़ के अमरपाल शर्मा जी और समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि 5 ऐसे काम जो योगी आदित्यनाथ को करने चाहिए थे पर वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, तो वो कौन कौन से काम होंगे? मेन चीज़ तो रोजगार का ही है जी। एक रोजगार हो गया, बिल्कुल। बाकी और भाई, हाँ बताइए आप। इन्होंने रोजगार बता दिया, आपके हिसाब से और क्या काम होना चाहिए था? काम तो जी बहुत होना चाहिए। हाँ, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, एक भी सड़क नाली नहीं बनवाई गई, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ शहरों के नाम बदले गए। अच्छा। इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है। अब जब चुनाव आ रहा है, अब घोषणाएं हो रही हैं, अब क्या फायदा घोषणा होने से? तो ये बेकाने हिंदू मुस्लिम की सिर्फ राजनीति हुई, कुछ नहीं हुआ है। घोषणा पत्र से पहले ये देखा जाएगा
कि पिछली बार घोषणा क्या पत्र में इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कहा गया? हाँ, बताइए। कि गड्ढा मुक्त सड़क बनवाएंगे, कहीं गड्ढा नहीं होगा सड़कों पर। आज जाइए देखो डीएम की गाड़ी फंस रही है, अधिकारी तक नहीं जा पा रहे, इतना गड्ढा मुक्त कर दिया। इनकी सब लॉलीपॉप है, कुछ नहीं इन्होंने काम किया है। ये भी कहा गया हिंदूवाद दिखेगा, हिंदूवाद दिखेगा। और देखिए इस बार एक ऐसी छवि निकल करके आएगी, तो भैया आप भी बता दीजिए, गेटअप से तो आप भी हिंदू लग रहे हैं, ये सवाल भाई मैं तो पूछना है। हिंदू क्या, मैं लगता तो है कि हिंदू ये- हूँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ, हाँ, ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों की सरकार में हुआ है। हाँ। जितने मारे गए सब ब्राह्मण ही मारे गए, सारे जेल में भरे गए। आज भी उत्पीड़न ब्राह्मण को हो रहा है। विकास दुबे का नाम लेना चाहते हैं? नहीं, विकास दुबे के नहीं है, जितना भी बताइए। हजारों विकास दुबे हैं। हाँ, जो ब्राह्मण अगर है तो सबसे बड़ा बैरी इनका ब्राह्मण है, हाँ, इस सरकार का। हाँ। तो ब्राह्मण तो त्रस्त है इनसे बहुत ज्यादा। तो मतलब ब्राह्मण नाखुश है अभी यहाँ पर बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए। ये आप हाँ कहना हाँ, चाहते हैं? टोटल ब्राह्मण नाखुश है। हाँ, बीजेपी के कई नेताओं का दावा भी किया गया था कि बीजेपी के कई नेता। अरे वो तो चमचे नहीं, बीजेपी के जो चमचे हैं वो ही दावा कर रहे हैं, वो ही चट्टू हैं इसके, वो ही दावा कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण ऑलरेडी इसके साथ नहीं है, सब छोड़ चुका है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, इस बीच खटपट भी दिखाई दी उनकी, तो क्या समझते हैं कि ये खटपट की वजह क्या हुई, या फिर योगी आदित्यनाथ के सामने कोई और चेहरा आ गया तो समाजवादी पार्टी को या फिर किसी और पार्टी को कितना नुकसान? ऐसा है मैडम, कोई भी चेहरा आ जाए, कुछ परिवर्तन तो होना नहीं है। तुम चेहरा बदल दोगे, काम तो नहीं होगा कुछ। चेहरा बदलने से काम की समस्या हल नहीं है। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, एक पब्लिक को पागल बनाने वाली बात है कि चेहरा बदल दो तो काम हो गया। मतलब सीधी बात तो ये है, बहलाया फुसलाया जा रहा है। प्रदेश में इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब इन्हें दिख रहा है कि सरकार हमारी 2022 में नहीं आ रही है, तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपस में ये दिखा रहे हैं लड़ाई झगड़ा कि ये हम चेहरा बदला जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये चेहरा बदल ले, कुछ भी कर ले, अब सरकार इनकी नहीं आ रही प्रदेश में। युवा बहुत परेशान है। जो आप 5 काम आप पूछ रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए, वो 5 काम में बताओ। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा जो पिछले 1.5 सालों से कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोगों की मदद होना चाहिए, राशन से, बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, स्कूल की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा के स्कूल फीस पूरा लिया जा रहा है। राशन, बिजली बिल, आज आप बिल देखो, आज हमारे इस विधानसभा में बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है और अब बिल ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, नहीं दोगे तो बिजली काट दी जा रही है। तो ये सरकार को अभी देखना चाहिए कि कोरोना काल में लोगों का काम बंद जमीनी स्तर के मुद्दे हैं जिस पर काम करना बिल्कुल 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 जी जी, जो नहीं कर पा रही। और इसका आपने परिणाम देखा हो, जो अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इसमें बीजेपी बिल्कुल फेल हो गई है। अब आप बताइए, बड़े डीजल थे बोलने के लिए। डीजल और पेट्रोल ये आए दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं। इनका कोई यही नेचर नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, पब्लिक को मार के ही रखेंगे, क्या करेंगे। ये पब्लिक को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। हाँ, तो ये भी देखिए, मुझे हमेशा याद आता है कि जब भी डीजल पेट्रोल की बात होती है तो मुझे एक बीजेपी नेता की याद आ जाती है। वो है मनोज तिवारी, जिन्होंने खूब कहा कि देखिए हमारी सरकार है तो ये यहाँ पर है, अगर किसी और की सरकार होती तो हो सकता था कि 200 भी पार हो जाता। क्या 2014 में इन्होंने इस देश को खोद के निकाला है? पहले सरकारें नहीं रही हैं, पहले डीजल पेट्रोल नहीं बिकता था। तब तो ये कहते बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात भाजपा सरकार, अब तो 100 के ऊपर निकल गया है। सब भूल गए हैं अपने दावे। अरे सब दावे भूल गए, इनका कुछ नहीं, कोई जमीर नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी है, बेवकूफ़ बनाया। अब ये नहीं विपक्ष में थे तो महंगाई दिख पा रही थी, अब विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष रहा और अब फिर से तो ये कहते अगर हम न होते तो कितना आदमी मर जाता। ये तो ये सोच रहे हैं 2014 से ही ये देश स्वतंत्र हुआ है, इससे पहले गुलाम था। इनकी दिमाग भैया में ये है। बिल्कुल बीजेपी का एक दावा है कि 2014 के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ है और उसके बाद जो है लहर आनी शुरू हुई है। अब ये यूपी की जनता है क्या कुछ तय कर चुकी है, पर भैया लग रहा है गेटअप से कि तैयारी पूरी है। पार्टी कोई भी हो, सबकी तैयारी है, सब अपनी अपनी विचारधारा में लगे हुए हैं। किसका परचम लहराएगा ये तो कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा, पर ऐसे ही लगातार आपको यूपी की हर अपडेट देते रहेंगे। 403 विधानसभा पर जाएंगे और जो भी आपकी राय हो तो ज़रूर बताते रहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।